प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। कोविड की महामारी में हम लोगों ने देखा कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए, स्पेशली दूसरी लहर में बहुत लोग इन्वॉल्व हुए और काफ़ी मोर्टेलिटी भी हुई है। तो इसमें टाइम टाइम से अलग अलग मेडिसिन हमारे पास आती रही। इसमें एक नई ड्रग इंट्रोड्यूस हुई है, इंजेक्शन रेजिनेरॉन। इंजेक्शन रेजिनेरॉन इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये एक कॉकटेल मिक्सचर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, जो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करता है वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करने में। ये बेसिकली वायरस को अटैच नहीं होने देता है और इस वजह से जो वायरस रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसमें इतना ज़्यादा वायरस हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाती। जैसा कि हम लोगों ने देखा सेकेंड वेव में, स्पेशली जो लोग डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या हाई रिस्क केसेस थे, उनकी मोर्टेलिटी कंपेरेटिवली फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी ज़्यादा थी। तो हमें हमेशा लगता था कि काश अगर हम कुछ कर पाते। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम पहले से ही हाई रिस्क केसेस में इस इंजेक्शन को दें, तो मोर्टेलिटी की संभावना या डिजीज सीवियरिटी जो होती है उसकी संभावना थोड़ी कम रहेगी, जैसा कि रिसर्च में देखा गया है। मैं इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी। ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस माध्यम से दिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से ओपीडी बेसिस में देते हैं और हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। 30 मिनट के अंदर इसको इंजेक्शन हम इंट्रावीनस दे सकते हैं और अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और वो पेशेंट फिर से वापस घर चले जाते हैं होम आइसोलेशन में। जो हमारा सिंपल होम क्वारंटाइन मेथड है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस का, उसी को हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हम इसको देंगे किसको? हम हर वो पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है उसके पास रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड पॉजिटिव की, और अभी कोविड हुए या उसके लक्षण आए, उनको 10 दिन से कम हुआ है, साथ में उनको कोई भी हाई रिस्क हो। हाई रिस्क के डेफिनेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, वजन का ज़्यादा होना, BMI मोर देन 35, नंबर 2 क्रॉनिक एस्थमा या COPD जैसी डिजीज़, नंबर 3 अगर उम्र उनकी 65 से ज़्यादा है, नंबर 4 जैसे अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, देन कार्डियक प्रॉब्लम है, या पेशेंट कैंसर सर्वाइवर है और उनको इम्यूनोसप्रेसेंट या कीमोथेरेपी ड्रग्स पे रखा गया है, किसी और वजह से भी अगर वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, मोर देन 18 ईयर्स ऑल्सो उनका अगर हाई रिस्क है जो हमने बताया आपको, तो ये वो पेशेंट एलिजिबल होंगे जिनको हम रेजिनेरॉन दे सकते हैं। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी, ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस उनका जो समय है वो लक्षण से 10 दिन के अंदर हुआ है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, हम किसको नहीं दे सकते? हम उन हर पेशेंट को जो 10 दिन की अवधि को पार कर चुके हैं नहीं दे सकते, या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर वो वेंटिलेटर पे हैं या NIV पे हैं या सिंपल ऑक्सीजन पे है, तो हम ये ड्रग नहीं दे सकते। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे आ जाता है तो वो लाभ नहीं करती, नुकसान भी कर सकती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता देने का। लेकिन अगर इसको हम टाइमली देते हैं, कोविड में हर चीज़ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया, जितनी भी मेडिसिन है इसमें टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हमने टाइम से रेजिनेरॉन दिया तो ये काफ़ी इफेक्टिव देखी गई है और देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन की या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के काफ़ी ज़रूरत जो है 70% तक देखा गया है कि रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि हम लोगों ने अपने वेदांता लखनऊ में इसको एक पैकेज के साथ भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम होम केयर पैकेज देते हैं पेशेंट को। हमारी तरफ से डेली वेलबींग कॉल जाती है और 2 से 3 कंसल्टेंट का कंसल्टेशन भी होता है, हमारी मेडिसिन टीम कंसल्टेशन भी करती है, जिसमें जब इंडिकेशन में पाया जाता है पेशेंट तो हम उनको रेजिनेरॉन देते हैं और बाकी ड्रग्स के साथ मॉनिटर करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसी को हम फॉलो करते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे जो हम लोगों ने बहुत ख़राब समय देखा से दूसरी लहर में और एक्सपेक्टेड है थर्ड लहर की आ सकती है, तो हमें ये हेल्पफुल होगा और हम उन सारे पेशेंट को जिनके लिए हमने बहुत सालों से अपने OPD में बचा के रखा हुआ है, सिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट और कीमो पेशेंट हमारे या CKD पेशेंट, उन लोगों को हम बचा पाएंगे बेहतर, पिछली बार की जगह उससे अच्छा कर पाएंगे इस बार। इसके साथ मैं एक और टॉपिक कवर करना चाहूँगी पोस्ट कोविड केयर का, क्योंकि इस टाइम कोविड केसेस हमारे पास थोड़े कम हो गए हैं और पोस्ट कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग
हर तरीके से हर दिन मुझसे सवाल पूछते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ नई स्टडीज़ हो रही हैं, ब्लैक फंगस को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हम लोगों के दिमाग में चल रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पोस्ट कोविड फेज़ जो है, रिकवरी फेज़ 3 मंथ्स तक चलता है। तो अगर किसी को निमोनिया हुआ था और फाइब्रोसिस है, उनके लंग में इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, तो ये मान के चलिए कि जो इनिशियल रिकवरी है उतना बाद में रिकवरी नहीं होती। तो स्टार्टिंग में ज़रूर ध्यान रखें कुछ बातों का, जिससे आपकी रिकवरी और अच्छी होगी। जैसे कि टाइम से एक्सरसाइज करना। मैं मानती हूँ फटीग होता है पोस्ट कोविड फेज में, लेकिन कैसे भी हिम्मत जुटा के सिंपल प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वॉक करें, और बलून फुलाना हो गया या स्पाइरोमेट्री की एक छोटी मशीन आती है, उससे आप ज़रूर से एक्सरसाइज करिए। इससे आपका लंग एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा होता है, मसल्स में स्फूर्ति आती है, क्योंकि जितने भी मॉडरेट टू सीवियर केसेस रहे हैं उन सबको हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड से डरना नहीं है, स्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसने इतनी जान बचाई भी है, तो हमको स्टेरॉइड देना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो उस केस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है मायोपैथी की, थोड़ी मसल वीकनेस रहती है, तब भी आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। नंबर 2, खान पान की बात है। टाइम पे नियमित रूप से अच्छे से खाना खाएं। अगर भूख कम भी हो गई है तो भी अगर आपकी 4 रोटी की खुराक है तो 2 रोटी खाने की कोशिश करें। नहीं खा पा रहे हैं तो कई मील में उसको डिवाइड करके, मल्टीपल आप थोड़े छोटे छोटे निवाले खा के या 2-3 पार्ट में उसको डिवाइड करके संपूर्ण आहार लीजिए। अपने आहार में फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। मिल्क, प्रोटीन, दाल बहुत ज़रूरी है। 2 बार कम से कम फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स दें, और लिक्विड को बढ़ाने के लिए जूस और सूप ज़रूर लें। साथ में नींबू पानी भी ले सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर 3, ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस सबको नहीं होता। बहुत ही कम पेशेंट जिनको अच्छी मात्रा में स्टेरॉइड दी गई है या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दिया गया है उनको चांसेस होते हैं, बट वो सिम्टम्स ज़्यादातर पेशेंट को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाते हैं। अगर आप डिस्चार्ज होकर घर पे हैं, आराम से 1 महीना बीत चुका है, आपको कोई लक्षण नहीं था, तो घबराएं नहीं। अचानक से ब्लैक फंगस नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट जो एडमिटेड होते हैं उसी फेज में ही ये सिम्टम्स आने लगते हैं, अगर जिसको होता है, और ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे भी डरने की बात नहीं है। अगर आपको ज़रा से भी कोई लक्षण मिलते हैं, इमीडिएटली आप अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म ज़रूर करिए। ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको फॉलो करनी है। और पोस्ट कोविड फेज में एक और चीज़ है कि विटामिन सी, जिंक, आयरन, हर चीज़ को लेके भ्रांति है कि ब्लैक फंगस को बढ़ा देता है। बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो इनिशियल फेज में जब तक आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं ब्लड थिनर या विटामिन लेने का, आप उतने दिन तक लीजिए। उसके बाद आप नेचुरल चीज़ें लेके ही अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आहार का ध्यान दें, लिक्विड का ध्यान दें और एक्सरसाइज का ध्यान दें। थैंक यू।